हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज को शॉर्ट में बताने वाली हूँ। रियल बेस्ड स्टोरी है, एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं। 2005 का सिनेरियो है। कहानी की शुरुआत में शेखपुर गांव का सीन है जो बिहार में है। वहाँ पुलिस एक चंदन महतो नाम के आदमी को पकड़ने के लिए पूरा फोर्स लेकर आई है। दूसरी तरफ पटना में वोट की काउंटिंग चल रही है और उसी से डिसाइड होगा कि चंदन महतो को पकड़ना है भी या नहीं। जैसे ही इंस्पेक्टर चंदन महतो पर अटैक करके पकड़ने ही वाला था, तभी बड़े ऑफिसर का कॉल आ जाता है कि चंदन महतो को नहीं पकड़ना, और रंजन जो इंस्पेक्टर से पकड़ने गया होता है उसे पीछे होना पड़ता है। अब कहानी जाती है 6 साल पहले की तरफ। यहाँ जयपुर का एक नौजवान अमित लोढ़ा IPS क्लियर करके बिहार में ट्रेनिंग के लिए जा रहा था अपनी वाइफ तनु के साथ। अमित हजारीबाग जिले में ज्वाइन करता है SSP मिस्टर चौबे के अंडर। स्टार्टिंग में अमित को ना तो वहाँ की लैंग्वेज समझ आती और ना ही वहाँ के लोगों का रवैया। फिर अमित के साथ एक हवलदार होते हैं अजीत। वो उसे समझाते हैं कि सर आप पहले अपनी लैंग्वेज चेंज कीजिए, मैं की जगह हम बोलिए, तो आधे बिहार के तो आप तभी हो जाएंगे। देन धीरे धीरे अमित वहाँ के गाँव वालों से मिलता है और काफी टाइम वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल बाद अमित की पोस्टिंग पटना में हो जाती है और काफी अच्छा ऑफिसर साबित होता है। इतने कम टाइम में ही वो काफी अपराधियों जेल में भी डाल चुका होता है और काफी का एनकाउंटर भी कर चुका होता है। दूसरी तरफ चंदन महतो एक ट्रक ड्राइवर होता है और अपने मालिक अवनी का ट्रक चलाता है। पहले तो ड्राई एरिया में वो इलीगल तरीके से दारू सप्लाई करता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। देन एक बार कुछ लोगों के कहने पर चंदन अपने ट्रक में एक बच्चे को किडनैप करके लाता है। वो बच्चा बहुत बड़े बिजनेसमैन खेमका का ग्रैंड चाइल्ड होता है। देन अमित को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अमित सबसे पहले जेल जाता है एक अपराधी के पास, जिससे लगता है अमित को कि उससे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। वो उस अपराधी से कहता है कि अपने कांटेक्ट से मुझे बताओ कि बच्चे को किसने पकड़ा होगा, उसे लोकल सपोर्ट कहाँ से मिला होगा। तो वो अपराधी कहता है आपको क्या लगता है मैं आपकी मदद करूँगा, आपने मुझे जेल में डाला है, वो भी 10 साल की सज़ा हुई है और मेरे जो सबसे कीमती साल हैं 30 से 40 साल, मैं यानी कि पूरी जवानी मेरी जेल में चली जाएगी, तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ। देन अमित बोलता है 3 रीज़न है। सबसे पहला, मैंने तुम्हारा एनकाउंटर नहीं किया। दूसरा, तुम्हारे साथ गंगा जल कांड भी नहीं हुआ। और तीसरा, 9 जून को तुम्हारी बहन की शादी है और तुमने जो मुझे पे रोल की एप्लीकेशन दी है मैं वो उसे अप्रूव भी कर दूंगा। तब वो अपराधी जो है फ़ोन मांगता है और एक अपनी डायरी मांगता है और उन कॉन्टैक्ट से वो अमित को एक इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो कांड किया है ये बॉर्डर एरिया के गैंग ने किया है, बट पिकअप वाली जो गाड़ी है वो पटना की है और हजारीबाग मलखाना रोड से एक ट्रक में बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया है और वो ट्रक नवादा की तरफ जा रहा है और ट्रक के नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका नाम है और वो है रोड का राजा। सारे पॉइंट्स के बेसिस पर अमित अपनी फोर्स को लेकर सीधा वहां अटैक करता है जहां बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ था। आपस में काफी लड़ाई होती है। पुलिस जो है अमित के साथ मिलकर सारे वहां पे जो भी अपराधी होते हैं उनको मार देती है, बट चंदन यहाँ से भाग जाता है और साथ में पिस्टल ले जाता है। चंदन के पीछे एक पुलिस वाला भी पड़ता है, बट चंदन जैसे ही सामने गन तान देता है और उस पुलिस वाले की गन खराब होती है इसलिए वो छुप जाता है। तो चंदन को लगता है कि पिस्टल में कितनी पावर है और वो वहां से भाग निकलता है। इधर अमित 24 घंटे में ही बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब चंदन अपने घर पर होता है, तभी अवनी मालिक जो इसके लिए वो ट्रक चलाता था उसके कुछ आदमी चंदन को लेने वहां पहुंच जाते हैं। अवनी पूछता है चंदन से कि उसका ट्रक कहाँ है, तो चंदन बोल देता है कि वो चोरी हो गया। देन अवनी उसको थप्पड़ वगैरह मारता है, गालियां भी देता है और सीधा कहता है कि तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और पुलिस मुझे मेरा ट्रक दे देगी। इस बात पर चंदन को बहुत गुस्सा आ जाता है और पिस्टल तो उसके पास होती ही है। वो सीधा उस पिस्टल से अवनी के पैर पर गोली मार देता है और वहां से भाग निकलता है। अब नालंदा के एक सांसद हैं लाजो सिंह, उन्हीं के लिए काम करता है अबूदे भैया, जो हर तरीके के इलीगल काम करता था। लोगों को कई तरीके से हेल्प भी करता था, किसी को बेटी की शादी में पैसे देके, बट किसी को भी उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वो हेल्प नहीं करता था। अब अवनी जो है चंदन को पकड़ने के लिए अबूदे को बोलता है। इधर चंदन छुपकर बैठा है, एक तरफ तो उसके पीछे पुलिस है, दूसरी तरफ अबूदे भैया है। तभी उसका भाई जो होता है विनायक महतो, कजन होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड होता है। वो कहता है मैं अपने मंत्री से यानी कि रामजतन वर्मा से थोड़ी सिफारिश लगाता हूँ, क्या पता वो हेल्प कर दें, बट वो मना कर देते हैं। तब चंदन क्या करता है, वो खुद ही अबूदे भैया के पास पहुंच जाता है, जो उसे ढूंढ रहे होते हैं उन्हीं के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अवनी बाबू मुझे जेल भेज रहे थे इसलिए मैंने उनके पैर पर गोली मारी, मार तो मैं छाती पर भी सकता था। अबूदे को ये बात बड़ी हिम्मत वाली लगती है और वो चंदन को अपनी टीम में रख लेता है। अवनी को फोन कर देता है कि तुम भूल जाओ जो भी हुआ था और अब से चंदन मेरे अंडर काम करेगा। अब एक दिन अबूदे की गाड़ी पर सत्ता में जो पार्टी होती है उस टाइम पर सुमेर सिंह यादव की, उसका भाई अटैक कर देता है। चंदन गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है इसीलिए वो किसी तरीके से बचा
जाकर निकाल ले जाता है। बट अबूदे को अब बदला लेना होता है। एक दिन रात में जब सुमेर यादव का भाई पार्टी कर रहा था, तब चंदन, अबूदे और 2 और आदमी मिलकर उन पर अटैक करते हैं और सुमेर यादव के भाई के साथ 5 लोगों को मार देते हैं। सारे ही वो यादव होते हैं। अब अबूदे लाजू सिंह के कहने पर, जो वहाँ का सांसद होता है और जिसके लिए अबूदे काम करता है, वो कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ अपने आदमियों के लेकर। लाजू ये भी बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा और उसके बाद हम सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। जब अबूदे को हॉस्पिटल बुलाया जाता है तो अमित को ये इन्फॉर्मेशन किसी इन्फॉर्मर से मिल जाती है कि अबूदे यहाँ पर आने वाला है हॉस्पिटल में। तो अमित की पूरी टीम पहले ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अबूदे को उसके लड़कों के साथ अरेस्ट कर लेती है। अब लाजो जेल में अबूदे से मिलने जाता है और उसे गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे निकालूं, और दूसरी तरफ चुनाव भी आ रहे हैं और तुमने जो सुमेर यादव को भाई को मारा है तो उसे सिंपैथी वोट भी मिल जाएंगे, तो क्या करें। तभी वहाँ पे जो लॉयर होता है वो बोलता है कि अगर इन 5 खूनों की जिम्मेदारी कोई और ले ले और एक ऐसा आदमी ले जो नीची जात का है, तो हमें बहुत फायदा होगा। तभी अभ्युदय को आइडिया आता है कि वो चंदन को कर देता है, क्योंकि चंदन नीची जात का होता है। चंदन उस टाइम तो मान जाता है। अब चंदन जो होता है जेल में एक च्यवनप्राश नाम के अपराधी से मिलता है। देन चंदन च्यवनप्राश से सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे उसको क्या क्या करना पड़ रहा है। अबूदय की जो खून उसने किए हैं वो सारे उसे अपने सर पर लेने पड़ रहे हैं। तब च्यवनप्राश कहता है ये कोई नई बात थोड़ी है, हमारी जाति के लोगों को हमेशा झुकना ही तो पड़ता है। अब ये बात जो है चंदन को बड़ी दिल पर लग जाती है। अब चंदन जो है 5 खून करके आया होता है जेल में, पूरे जेल में उसका बहुत नाम होता है। अब चंदन क्या करता है, एक दिन अबूदय जब जेल में नहा रहा होता है तभी पीछे से अबूदय की जो गले में चेन होती है उसी से उसका गला घोंट कर मार डालता है। अब अबूदय के जो आदमियों को उन्हें पता तो होता है कि ये सब करा तो चंदन नहीं है, बट जेल में चंदन की जात के लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए चंदन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब चंदन का और ज्यादा नाम हो गया वहाँ पे। अब चंदन, च्यवनप्राश और उसकी वाइफ जो मीता देवी होती है च्यवनप्राश की, तीनों मिलकर क्या करते हैं, जेल तोड़ने की कोशिश करते हैं, नवादा जेल जहाँ पर चंदन होता है। मीता क्या करती है, सबसे पहले तो नशे वाला प्रसाद लेकर सारे पुलिसकर्मियों को खिला देती है। दूसरी तरफ च्यवनप्राश रसोई गैस में पाइप खोल देता है और जैसे ही रसोई वहाँ सिगरेट पीता है धमाका हो जाता है। धमाका होते ही फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है और फायर ब्रिगेड के साथ ही जेल में एक और गाड़ी एंटर कर जाती है जो चंदन के आदमियों की होती है। वहाँ पर वो सारे पुलिस वालों को, आधे तो बेहोश ही होते हैं और जो बेहोश नहीं होते उन्हें मार कर वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ चंदन अपने भाई की, जो उसका विनायक भाई होता है, कजन, उसके इलेक्शन में हेल्प करता है और मानिकपुर के लोगों को धमकाता भी है कि कोई भी वोटिंग देने के लिए नहीं जाएगा। अब यही खबर जो है रंजन, जो इंस्पेक्टर होता है शेखपुर में पोस्टेड, उसे पता चल जाती है अपने इन्फॉर्मर के थ्रू। वही मानिकपुर का कोई इन्फॉर्मर होता है और तभी रंजन पूरी टीम के साथ चंदन को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तो चंदन को भागना पड़ता है, बट इस भागने में चंदन का एक जो लड़का होता है गुड्डू महतो, वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर मूवी वहीं स्टार्टिंग में जो थी वहीं पर आ जाती है कि रंजन चंदन महतो को पकड़ने गया है, बट वो पकड़ नहीं पाता क्योंकि बड़े ऑफिसर्स का उसको कॉल आ जाता है। अब चंदन का भाई इलेक्शन जीत गया। दूसरी तरफ अमित को शंट कर दिया जाता है। शंटेड ऑफिसर्स वो होते हैं जिन्हें सैलरी तो मिलती है बट वो कहीं पर भी पोस्टेड नहीं होते, उनकी कोई पोस्ट नहीं होती, उन्हें घर पर ही बैठे रहना होता है। ये सब अमित के साथ इसलिए होता है बिकॉज अमित कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट होता है। अमित घर पर फ्रस्ट्रेटेड रहता है, अपनी वाइफ को भी उल्टा सीधा बोल देता है। इधर चंदन मानिकपुर गाँव से बदला लेता है क्योंकि मानिकपुर के ही किसी पर्सन ने उसकी मुखबरी की थी रंजन से, तभी तो वहां से उसे भागना पड़ा था। और इसका काम करता है चंदन का एक आदमी, मंत्री। वो भड़का देता है चंदन को कि भाई आपको कुछ करना चाहिए वरना आपका डर खत्म हो जाएगा। तो चंदन डिसाइड करता है एक रात को वो मानिकपुर के लोगों को मार डालता है। वहाँ पे बहुत बड़ा मासेकर करता है, 25 लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। चंदन, च्यवनप्राश और चंदन के 2-3 और आदमी होते हैं, वो बस फायर करते जाते हैं पूरे गांव में, जो जहाँ मिलता है उसे मार डालते हैं। ना वो ये देखते कि वो आदमी है, औरत है या बच्चा है। तो सबसे बड़ा मासेकेयर होता है वो। ये देखकर जब रंजन को ये न्यूज़ पता चलती है, रंजन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है क्या हो गया। इधर अमित को डीआईजी पासवान का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि शेखपुर के मानिकपुर गांव में बहुत बड़ा मासेकेयर हुआ है और मैं तुम्हें वहाँ का एसपी बनाकर भेज रहा हूँ, तो तुम रेडी हो जाओ। और जो पहले से पोस्टेड होते हैं वहाँ पे एसपी वगैरह और डीआईजी वगैरह, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। रंजन को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अमित पहले मानिकपुर के गांव के लोगों से मिलता है वहाँ पर, एंड देन सबसे पहले वो क्या करता है, चंदन जिन लोगों से वसूली करता था, जो बनिए लोग थे, जिनके बिजनेस थे, व्यापार थे, वो लोग चंदन को कुछ पैसे देते थे हमेशा, मंथली, ईयरली, इस तरीके से। तो वो पहले कहता है उन सबको बुलाकर कि आप लोग चंदन की किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करेंगे और हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा,
हम आपकी सेफ्टी करेंगे। अब क्या होता है, एक दिन रंजन सस्पेंड तो हो जाता है बट अमित उसे जाने नहीं देता। अमित रंजन से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि तुम इन्फॉर्मेशन निकालो और यहीं रहो और हमारी हेल्प करो। तो रंजन की हेल्प से अमित को एक लोकेशन पता चलती है कि यहाँ पर चंदन हो सकता है, तो वो पूरी टीम के साथ चंदन को पकड़ने निकल जाता है। बट वो चंदन का ही बिछाया हुआ एक जाल होता है जिसमें अमित फंस जाता है और चंदन उस टाइम सिर्फ अमित को वार्निंग देता है कि आप मेरे पीछे मत आइए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब अमित को ये रियलाइज हो जाता है कि उन्हीं की टीम का कोई तो एक ऐसा बंदा है जो चंदन से मिला हुआ है, इसलिए अमित डिसाइड करता है कि वो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन में नहीं करेगा, वो घर पर ही अपनी टीम बनाता है, घर पर ही पूरा सेटअप बनाता है, जिसमें रंजन होता है उसकी टीम में और एक रविंदर होता है जो मानिकपुर गाँव का ही पर्सन होता है। अब अमित आईजी साहब मिस्टर चौबे से बात करके फोन टैपिंग की परमिशन लेता है। उस टाइम में फोन टैपिंग बिल्कुल नया नया था, किसी को कुछ उसके बारे में पता नहीं था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। देन अमित को चंदन का नंबर तो डायरेक्टली नहीं मिलता बट उससे जानने वालों का मिल जाता है और उन्हीं की टैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। और सबसे पहले नंबर होता है च्यवनप्राश का। च्यवनप्राश का फ़ोन टैप किया जाता है और उससे पता चलता है कि च्यवनप्राश की बीवी और बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं और रंजन को वो वहाँ पर भेज देता है कि च्यवनप्राश को पकड़ लो। अब रंजन वहीं पर काफ़ी दिन तक तैनात रहता है उसकी चौकीदारी करने में कि कब च्यवनप्राश आएगा, बट काफ़ी टाइम लगता है इस सब चीज़ों में। दूसरी तरफ जब च्यवनप्राश का फ़ोन टैप किया होता है तब अमित को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि च्यवनप्राश फ़ोन पर बस अपनी बीवी और बेटे से बात करता है, बेटी से नहीं करता। साथ ही वो अपने बेटे को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता है। अब एक दिन अमित को क्लू मिल जाता है फ़ोन टैपिंग से ही कि च्यवनप्राश अपने घर आने वाला है और उसी की हेल्प से रंजन च्यवनप्राश को पकड़ लेता है। जब च्यवनप्राश पकड़ा जाता है तो पूरी अनाउंसमेंट होती है मीडिया में एंड देन अमित ये भी ऐलान कर देता है कि हम 15 अगस्त से पहले चंदन को भी पकड़ लेंगे। अब चंदन छुपा बैठा होता है, उसका भाई जो होता है विनायक महतो वो चंदन से मिलने जाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा वो मत बनो महान, जो अमित है वो हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और वो कुछ भी कर सकता है, क्या पता जो तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो वो उसे पता चल रही हो। तो पहले तो चंदन हंसने लगता है, कहता है इस फ़ोन में तो तार भी नहीं है, क्या होगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन चंदन को ये जो बात है वो दिमाग में घर कर जाती है और वो क्या करता है, ट्राई करता है कि क्या सच में अमित को उसके फ़ोन में जो भी बातें हो रही हैं वो पता चल रही हैं। तो वो क्या करता है, फ़ोन से अपने ही फ़ोन से एक पान वाले को फ़ोन करता है कि तुम ये इस तरीके का पान बना के रख लो, चंदन भैया पान खाने आने वाले हैं, पूरी लोकेशन वगैरह बता देता है। अब अमित तो फ़ोन टैप कर रहा होता है तो अमित को भी पता चल जाता है। अमित अगेन पुलिस वगैरह लेके वहीं पहुंच जाता है बट वहाँ पर सिर्फ चंदन का आदमी आता है, वो भी गाड़ी में ही बैठा रहता है, चंदन नहीं आता, जिससे चंदन को पता चल जाता है कि अमित उसका फ़ोन टैप कर रहा है। अब चंदन इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है और एक नकली फ़ोन पे ऐसी नकली तरीके से बात करता है कि हमें इंदरपुर में एक और मासेकर करना है जैसा हमने मानिकपुर में किया था। तो जैसे अमित को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पूरी अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है बट चंदन उस लोकेशन पे मासेकर नहीं करता जो उसने फ़ोन पे बताई थी, बल्कि दूसरी जगह चला जाता है अग्रवाल समिति के पास जिनसे वो लोग वसूली करते थे और जिन्होंने वसूली देना बंद कर दिया था, और वहाँ एक और मासेकर कर देता है। जितने भी वहाँ पे व्यापारी के लोग होते हैं, व्यापारी मंडल के, सबको मार डालता है। ये एक और बहुत बड़ा मासेकर होता है और इस सब से अमित की जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है। दोबारा से हर जगह वही कि पुलिस हाय हाय इस टाइप के नारे लगने लगते हैं बट डीआईजी इस सब का जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर डाल लेता है। तो अमित पूछता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो डीआईजी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम चंदन को पकड़ने में एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होगे, इसीलिए मैंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब अमित थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड तो होता है क्योंकि भाई इतना बड़ा मासेकर हो गया उसके अंडर होते हुए। तो सबसे पहले तो वो एसएचओ कन्हैया को सस्पेंड कर देता है क्योंकि उसे पता है कि एसएचओ कन्हैया का चंदन से डायरेक्ट लेंगे। लेकिन ये सब अमित का एक पूरा प्लान होता है। अमित ने कन्हैया का फ़ोन टैप कर रखा होता है एंड देन जैसे ही वो सस्पेंड हो जाता है कन्हैया सीधा रामजतन वर्मा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरा किसी तरीके से आप ये सस्पेंशन रुकवाइए वरना मैं तो मारा जाऊंगा। तभी अमित जो है कन्हैया को फ़ोन करके बोलता है कि तुम्हारा भी जो सस्पेंशन है वो हट जाएगा क्योंकि चंदन मारा गया है और जब चंदन मारा गया है तो तुम्हारा सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात सुनकर जब रामजतन भी ये बात सुन रहा होता है तो सब लोग जो भी कन्हैया से लिंक में होते हैं, जैसे रामजतन लिंक में है, मीता देवी लिंक में है, कि सब लोग एक ही बंदे को कॉल करते हैं और वो होता है डॉक्टर वीरेंद्र। सब उससे कॉल करके पूछते हैं कि चंदन भैया कहाँ हैं, चंदन भैया मारे गए हैं। तभी वीरेंद्र कहता है कि नहीं नहीं, ये अमित की कोई अफवाह है, कोई चाल है, मैं कल ही शाम को मिलने आया था और आप लोगों के फ़ोन के करने के बाद भी मैं उनसे मिला हूँ, चंदन जिंदा है, चंदन को कुछ नहीं हुआ है। अब मीता देवी का फ़ोन भी टैप हो रहा था तो चंदन को मीता देवी का फ़ोन आ जाता है अचानक से।
तो अमित को ये बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। जैसे ही मीता देवी को चंदन कॉल करता है, चंदन का नंबर भी पता चल जाता है। अब ये समझ नहीं आता कि चंदन ने मीता देवी को कॉल क्यों किया। तब जब वो फ़ोन पर बात सुनते हैं तो पता चलता है कि मीता देवी और चंदन का अफेयर चल रहा है। चंदन मीता देवी से बहुत प्यार करता है। पहले तो जो इंस्पेक्टर रंजन होता है और रविंद्र होता है वो कहते हैं कि हम इसी बात को लीक कर देते हैं और इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बट अमित कहता है नहीं, हमें ऐसी कोई पर्सनल डिटेल्स लीक नहीं करनी, हमें अपने मेन चीज़ पर फोकस करना है। देन जैसे ही चंदन का नंबर मिलता है तो जो सौम्या कॉल टैपिंग में हेल्प कर रही होती है वो बताती है कि मैंने चंदन का जो है MEI नंबर निकाला था और उससे मुझे ये पता चला है कि चंदन एक और नंबर रन कर रहा है, और वो नंबर वो अमित को बता देती है जिसका लोकेशन फ़र्क का है। अब सौम्या बताती है कि चंदन जो है 2 सिम यूज़ कर रहा है, BSNL और एयरटेल, और एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर एक सिम में तो साहिबगंज आता है और दूसरी सिम में फ़र्क का आता है। तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, तुम एक ऐसी लोकेशन ढूंढो जहाँ पर ऐसा आता है सिम्स में, और वहीं पर आसपास तुम्हें चंदन मिल जाएगा। अब 11 अगस्त 2006 को अमित पूरी लोकेशन ढूंढने निकल जाता है कि ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पर BSNL में साहिबगंज है और एयरटेल में फ़र्क का। तो 2 से 3 दिन उन्हें लग जाते हैं और देन उन्हें एक एरिया ऐसा मिल जाता है जो 7 से 7.5 किलोमीटर की रेडियस में होता है, जहाँ पर BSNL में साहिबगंज और एयरटेल में फ़र्क का होता है। 2 और ऑफिसर्स को अमित जो है बुला लेता है ताकि उन्हें हेल्प हो जाए चंदन को पकड़ने में। अब अमित को जो मीता देवी का फोन भी टैप ही कर रहा होता है उससे पता चलता है कि चंदन अपना फोन बंद करने वाला है ताकि अमित 15 अगस्त से पहले उसे ना पकड़ पाए और अमित की बेइज्जती हो जाए। अब अमित क्या करे भाई, फ़ोन बंद हो जाएगा तो वो लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो अमित तुरंत ही दूसरे नंबर से चंदन को फ़ोन करता है और राम ब्रिज बनकर बात करता है और कहता है कि हम आपको कल सुबह 10 बजे बताएंगे कि च्यवनप्राश कैसे पकड़ा गया और किसने च्यवनप्राश की मुखबरी की थी कि आपकी टीम का बंदा कौन मिला हुआ है। मतलब इस तरीके से उलझा देता है। जब वो इस कंफ्यूजन में डाल देता है तो चंदन अपना फ़ोन बंद नहीं करता। अगली सुबह अमित पूरी टीम के साथ चंदन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो चंदन का फ़ोन अपनी जो टीम के हर मेंबर से कनेक्ट कर देता है ताकि सब लोग सुन सकें पूरी साउंड कि वो कहाँ से बोल रहा है, वो एरिया कहाँ का हो सकता है, पीछे की सारी साउंड सुने सारे कि। तो सब क्लू भी देते हैं कि हमें लग रहा है कि वहाँ पीछे लकड़ी कट रही थी, किसी को मुर्गी की आवाज़ आती है, तो किसी को झगड़े की आवाज़ आती है, तो सब अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। देन अमित लास्ट में कहता है रंजन को कि तुम पूरे उस एरिया में निकलो और तेज़ तेज़ हॉर्न बजाते हुए निकलना, और मैं तब तक चंदन से फ़ोन पर बात करता रहूँगा, उसे उलझाता रहूँगा, और जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ मुझे हॉर्न की आवाज़ तुम्हारी बातों में आ रही है, मैं चंदन को छत पर बुला लूँगा और देन हम उसे पकड़ लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं जैसा उन्होंने प्लान किया होता है। रंजन पूरा हॉर्न करते हुए पूरे एरिया में घूमता है। इधर अमित चंदन को फ़ोन पर बातों में लगा लेता है और छत पर बुला लेता है और चंदन पकड़ा जाता है। रास्ते में आते वक्त अमित को कई बार चंदन उकसाता है, उसे उल्टा सीधा बोलता है, उसकी वाइफ के बारे में बोलता है ताकि अमित उससे लड़े, उसे बाहर निकाले और चंदन भागने में कामयाब हो। लेकिन DIG पासवान का ऑर्डर होता है, इसलिए अमित चंदन का एनकाउंटर नहीं करता। अब जब उसे एरिया में ले आते हैं तब रविंदर अमित को बोलता है कि सर मैंने आपसे जो है बिल्कुल फ्री होके मैंने आपकी हेल्प की है इस पूरे मिशन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप बस एक काम करें, इस चंदन महतो का हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा डर है, तो मैं इसके डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अमित एग्री कर देता है। वो लोग क्या करते हैं, चंदन को बांधते हैं पुलिस की जीप से और उसकी पूरी रैली निकालते हैं हाय हाय करते हुए, उसके चेहरे पे कालीक पोत देते हैं ताकि जो लोगों के अंदर डर है चंदन का वो खत्म हो जाए। अब अमित जो है 15 अगस्त से पहले ही चंदन महतो को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। कोर्ट में पेशी होती है चंदन की, लेकिन कोई भी गवाह चंदन के खिलाफ नहीं बोलता। जिसको भी पुलिस ने तैयार किया होता है सब वहाँ पर मुकर जाते हैं क्योंकि चंदन का डर ही इतना होता है। दूसरी तरफ चंदन क्या करता है, जो उसके बाहर आदमी होते हैं, जो मंत्री मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके थ्रू अमित के बेटे पर अटैक करवाता है और उस अटैक में अमित के बेटे को तो ज़्यादा चोट नहीं आती, बट जो इंस्पेक्टर अजीत है वो मारा जाता है। अब ये बात पर्सनल हो जाती है और अमित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर सीधा च्यवनप्राश के पास जाता है और उसे वो पर्सनल बात भी बता देता है जो अमित ने पहले सोचा था कि हम इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो सीधा च्यवनप्राश के पास जाता है और कहता है तुम्हें पता भी है कि चंदन जिसका बारे में तुम कुछ बोलना नहीं चाहते है, जिसके खिलाफ तुम गवाही नहीं दे रहे हो, वो कौन है? वो तुम्हारी बीवी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो उसको ऑडियो भी सुना देते हैं मीता देवी और चंदन की बातों की, बट तब भी रिएक्ट नहीं करता च्यवनप्राश। देन वो अमित कहता है कि अब तुम जेल में तो आ गए हो, तो किसी भी तरीके से हम बाहर तो नहीं निकलने देंगे, और तुम बाहर नहीं निकले तुम अपने बेटे को बड़ा ऑफिसर कैसे बनाओगे? वो भी एक चंदन जैसा आदमी बनेगा, और चंदन जैसे आदमी का अंत क्या होता है वो तुम्हें भी पता है। तो च्यवनप्राश यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और चंदन के खिलाफ गवाही देने के लिए
रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे जब कोर्ट में हियरिंग होती है, च्यवनप्राश चंदन के खिलाफ पूरी गवाही दे देता है कि वो सारा मानिकपुर का मासिकेर उन लोगों ने किया था और चंदन को फांसी की सजा सुनाई जाती है और च्यवनप्राश को उम्र कैद की। अमित को लगता है कि वो सक्सेस हो गया है, बट च्यवनप्राश अमित को बोलता है कि चंदन जब तक ये एक्सेप्ट ना कर ले कि उसे फांसी हुई है और उसे अब मरना ही है, तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने नवादा की जेल तोड़ी थी, ये भी तोड़ सकता है। देन च्यवनप्राश कहता है कि जो मेरे घर में बेटी है सुरभि, जिसे सब लोग मेरी और मीता की बेटी मानते हैं, वो मेरी नहीं बल्कि चंदन की बेटी है, उनकी बीवी से, जो उनकी बीवी भाग गई थी। च्यवनप्राश ये भी बताता है कि चंदन अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो बस अमित इसी इमोशन का फ़ायदा उठाता है और चंदन के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो अपनी फांसी एक्सेप्ट कर लेता है। तो गाइस, इस तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। ये रियल स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।